हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, फल परिरक्षण के सिद्धांत तथा विधियों के बारे में बताइए। जो फ्रूट प्रिजर्वेशन किया जाता है उसका क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत के तहत क्या किया जाता है और कौन कौन सी विधि होती है, सब कुछ देखेंगे। बस आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। फल परिरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फलों को लंबे समय तक ताज़ा और खाने योग्य बनाए रखा जा सकता है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को खराब होने को रोकने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि खराब होने से खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया फफूंद पनप जाते हैं जो कि बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक भैया, इसलिए प्रिजर्वेशन जो है, परिरक्षण जो है ज़रूरी है। ठीक है, परिरक्षण क्यों जरूरी है? तो फल परिरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फलों को लंबे समय तक ताज़ा और खाने योग्य बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के खराब होने को रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि पदार्थ खराब हो जाएगा तो वह भाई खाने योग्य नहीं रह जाएगा, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया फफूंद आ जाते हैं जो कि बीमारी का कारण भी बनते हैं। तो यह हो गया प्रिजर्वेशन क्या होता है भाई। अब इसका सिद्धांत देखते हैं, फल परिरक्षण के सिद्धांत। तो फल परिरक्षण निम्न सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला है सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकना। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन जो होता है, तो वह क्या करता है कि जो सूक्ष्मजीव लगने वाले हैं, जैसे आपने कोई फल लिया है, जैसे मान लीजिए आपने सेब लिया, ठीक है। तो सेब में कुछ यदि कुछ दिन तक वैसे हुई उसे रख देंगे ना, तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया वायरस लग जाएंगे, मतलब सूक्ष्मजीव लग जाएंगे। तो इन सभी को रोकना। तो सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, फफूंद और खमीर खाद्य पदार्थों को खराब करने के मुख्य कारण होते हैं। परिरक्षण विधियों को उद्देश्य इन सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकना या धीमा करना होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे सेब के ऊपर कि इसमें जो यह लगने वाले सूक्ष्मजीव हैं यह नहीं लग पाएंगे, और लगेंगे भी तो धीरे धीरे मतलब प्रभावित करेंगे फसल को। ठीक है, तो पहला बात यह हो गया। दूसरा, ऑक्सीकरण को रोकना। ऑक्सीकरण को रोकना, हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं, याद रखिएगा। फल परिरक्षण का सिद्धांत, सिद्धांत मतलब होता है कि क्या जरूरत, मतलब हम क्या करते हैं जब इसको रोकने के लिए। तो हम दूसरा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण को रोक देते हैं। तो ऑक्सीकरण के कारण फल भूरे रंग के हो जाते हैं और उनका स्वाद और पोषक तत्व तो खराब हो जाता है। तो उनके यदि ऑक्सीकरण को रोक देंगे तो इससे क्या होगा, इससे भाई उसके जो क्षमता है वह अधिक समय तक रह जाएगी। इससे एंजाइमों की गतिविधि, अगला एंजाइमों की गतिविधि को रोकना। तो फल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम भी खराब होने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करना जिससे इन एंजाइमों के खराब होने की प्रक्रिया में योगदान, मतलब खराब होने से रोका जा सके। ठीक है, तो मैं देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं 3 ही पॉइंट बताया, लेकिन आप बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, बट आप लोग इतना ही लिखिएगा भाई, क्योंकि अच्छा खासा इतना में ही हो जाएगा आप लोग का। अगला है फल परिरक्षण की विधियाँ। तो यह तो आप लोगों ने देख लिया फल परिरक्षण होता क्या है। अब देखेंगे फल परिरक्षण की विधियाँ। कुछ विधियाँ हैं फल को परिरक्षण करने का, प्रिजर्व करने का, तो उनके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो फल परिरक्षण को करने के कई विधियाँ हैं। पहला हीट ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखिए फल परिरक्षण की विधियाँ बोला है, तो पहला हीट ट्रीटमेंट। तो इसमें पहला पास्चराइजेशन होता है, दूसरा होता है ब्लांचिंग, ठीक है। दूसरा ब्लांचिंग होता है, उसका जिसको पकाना होता है, रोस्टिंग होता है। यह सब 3-4 पॉइंट इसके अंतर्गत आता है। तो पहला देख लेते हैं पास्चराइजेशन, इसको पास्चरीकरण भी बोलते हैं। इस विधि में फलों को उच्च तापमान पर कम समय के लिए गर्म किया जाता है, इससे अधिकांश सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। ठीक है, तो पास्चराइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें फलों को 100 डिग्री सेल्सियस या उसके अंदर के तापमान पर कुछ समय के लिए, कम समय के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो सूक्ष्मजीव हैं वह नष्ट हो जाएं। ठीक है, अगला है निर्वातन। तो इस विधि में फलों को उच्च तापमान पर लंबे समय तक गर्म किया जाता है ताकि सूक्ष्मजीव मर जाएं। ठीक है, इसको ब्लांचिंग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फल और सब्जियों को 2 से 5 मिनट के लिए एकदम गर्म पानी में डाला जाता है, उसके बाद उसको निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। अगला है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, इस विधि में फलों को कम तापमान पर रखा जाता है ताकि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि धीमी हो जाए। ये सब आप लोग अपने घर पे करते ही होंगे भाई। अगला है फ्रीजिंग। तो इस विधि में फलों को बहुत कम तापमान पर जमा दिया जाता है ताकि ये सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को पूरी तरह से रोक सकें। भाई देखिए जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो बहुत कम तापमान हो जाएगा तो भी निष्क्रिय हो जाएंगे, बहुत अधिक तापमान हो जाएगा तो भी निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अगला ड्राइंग, सुखाना। तो इस विधि में फलों से पानी निकाल दिया जाता है। पानी की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह पाते
और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वह लंबे समय तक प्रिजर्व हो सकता है। ठीक है, अगला है साल्टिंग। इस विधि में फलों को नमक में डुबाया जाता है। ठीक है, फल जो होते हैं उनको नमक में डुबाया जाता है। नमक सूक्ष्मजीवों के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाता है। ठीक है, और नमक के घोल से प्रिजर्व करने की प्रक्रिया को ब्राइनिंग बोलते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, ब्राइनिंग पूछ दिया एक नंबर में। ब्राइनिंग क्या होता है, तो जब नमक में प्रिजर्व किया जाता है, वैसे तो ये सब्जियों में किया जाता है नमक से, लेकिन यहाँ पे इसमें भी दिया, तो याद रखिएगा ब्राइनिंग होता क्या है। तो जब सब्जियों को नमक से प्रिजर्व किया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्राइनिंग। इसमें 2 से 3% नमक का यूज करते हैं। और शुगर से जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिरपिंग। सिरपिंग जो होता है फलों में किया जाता है। तो इस विधि में फलों को चीनी में डुबोया जाता है। चीनी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती है और फलों को एक मीठा स्वाद भी देती है। ठीक है, तो सिरपिंग, इसको सिरपिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिरक्षक। तो कुछ रासायनिक परिरक्षक भी आते हैं, रासायनिक प्रिजर्वेशन भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रिजर्व करने का काम करते हैं फलों को। ठीक है, तो कुछ रासायनों का उपयोग फलों को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव रसायनों की वृद्धि को कम करते हैं। अब बात आती है कौन कौन से रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करते हैं भैया। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट आता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब फलों को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है विकिरण, इरिडेशन। ठीक है, विकिरण के द्वारा भी फलों को परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो फल और सब्जियों को गामा किरणों के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इस विधि में फल विकिरण के संपर्क में लाया जाता है और विकिरण जो होता है सूक्ष्मजीवों को मार देता है। कुल मिला जुला कि इसमें विकिरण में जो होता है गामा किरण जो निकलता है ना, उससे फसलों को परिरक्षित किया जाता है। तो यह भाई था। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फल परिरक्षण के क्या लाभ है। फल परिरक्षण के लाभ पूछा तो भाई लाभ मैंने पहले ही जब परिभाषा बताया तभी बताया कि लंबी अवधि तक उसको भंडारित कर सकते हैं। तो लंबी अवधि तक भंडारण, परिरक्षित फल लंबे समय तक ताजे रहते हैं। कुछ परिरक्षण विधियां फलों के पोषक तत्वों को बचाने में मदद करती हैं। ठीक है, फलों में जो पोषक तत्व हैं उसको बचाने में मदद करता है। अगला है वर्ष भर उपलब्धता। तो परिरक्षित फल साल भर उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन है। ठीक है, फलों के पकने के बाद होने वाले परिवर्तन। ठीक है, फल जब पक जाते हैं उसके बाद उसको उसके कार्य की उसका कार्य की विकार लिखना है, या पकने के द्वारा होने वाले जो परिवर्तन है उसको लिखना है। ठीक है, तो फल पकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, फल पकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कई जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन फल के स्वाद, रंग, बनावट और पोषक तत्वों में बदलाव लाते हैं। तो चलिए इनके बारे में विस्तार समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, जब फल पक जाते हैं तो उसके दौरान क्या परिवर्तन हो जाता है मैं थोड़ा समझाऊंगा। जैसे आप आम देखिए, ठीक है, आम लाएंगे कच्चा, जब आम पक जाएगा, आम आप कच्चा लाएंगे तो देखेंगे थोड़ा हरे कलर का रहेगा। ठीक भाई, कुछ टाइम बाद देखेंगे वो पकने लगेगा तो थोड़ा सा पीला हो जाएगा। पहले जब आप लाएंगे तो थोड़ा कड़ा रहेगा आम, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा वो नरम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो एकदम लूज हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर उसके अंदर जो स्वाद है वह बढ़ जाएगी। ठीक भैया, उसकी मतलब धीरे धीरे उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसके गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसकी सुगंध में परिवर्तन हो जाएगा, उसके बनावट में परिवर्तन हो जाएगा, पोषक तत्व उसमें जो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब परिवर्तन हो जाता है। चलिए इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो पहला रंग में परिवर्तन, आप लोग लिख लेंगे पता है, लेकिन आप लोग को आइडिया नहीं ना कैसा लिखना है, तो मैं इसलिए बस थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ आप लोग को। तो पहला क्लोरोफिल का क्षय। तो पकने के दौरान फल में मौजूद हरा रंग जो है, हरा रंग देने वाला वर्णक क्लोरोफिल टूट जाता है। ठीक है, फल पकने लगता है तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वह टूट जाता है और फल जो होता है अपना रंग बदल लेता है। अगला है अन्य वर्णकों का निर्माण। क्लोरोफिल के टूटने के साथ अन्य वर्णक जैसे कैरोटीन, पीला या नारंगी फल में, एंथोसाइनिन, लाल या बैंगनी आदि का निर्माण होता है। ये वर्णक फल को उसका विशिष्ट रंग देते हैं। जैसे पपीता है तो उसको भाई कैसा रंग, पपीता पकने के बाद कैसा होता है, तो पीले कलर का हो जाता है, हल्का पीला नहीं ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है, तो उसको ऑरेंज कलर दे देंगे। आम है पीला हो जाता है तो उसको पीला कलर दे देंगे। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। अगला स्वाद में परिवर्तन। तो भाई स्वाद, हम कच्चा खाएंगे तो खट्टा स्वाद रहेगा, पकने के बाद मीठा स्वाद हो जाता है, तो स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है ना भैया। तो पकने के दौरान फल में मौजूद स्टार्च शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज में बदल जाता है। यही कारण है कि पका हुआ फल मीठा होता है। अगला अम्लता में कमी। तो पकने के दौरान फलों की जो अम्लता होती है वह कम हो जाता है, पहले फल खट्टा रहेगा बाद में मीठा हो जाएगा। अगला सुगंध का विकास। तो पके हुए फल में विभिन्न प्रकार की अच्छी तरीके का सुगंध भी निकलता है भैया। अगला बनावट में परिवर्तन। तो फल की जो बाहर का ढांचा होता है, बोल सकते हैं परत होती है, वह नरम हो जाती है जिससे फल मुलायम हो जाता है। फल में पानी की मात्रा भी बदलती है, उसके बाद उसकी बनावट भी प्रभावित होता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि फल एकदम लूज हो जाता है।
अगला पोषक तत्वों में परिवर्तन, तो विटामिन और खनिज पकने के दौरान कुछ विटामिन और खनिजों की मात्रा में वृद्धि होती है जबकि कुछ में कमी आ जाती है। अगला एंजाइमों की गतिविधि, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की गतिविधि में परिवर्तन होता है जो कि फल के एंजाइमों की गतिविधि में परिवर्तन जो कि फल के पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक भाई, देखिए ऐसे आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब हेडिंग डाल के लिखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट में लिखते चले जाएंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, नहीं, आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। फलों को के पकने को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो कि फल के पकने को प्रभावित करते हैं। पहला तापमान, तो उच्च तापमान जो होता है फल को जल्दी पकाता है भैया। अगला है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फल के पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। ऑक्सीजन जो होता है फल की जो पकने की प्रक्रिया होती है वो उससे तेज होती है, क्योंकि भैया श्वसन होता है, तोड़े हुए फल में भी श्वसन बहुत तेजी से होता है। इसलिए भाई जहाँ पे फल रखा जाता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देते हैं जिससे श्वसन न हो पाए। अगला एथिलीन, तो एथिलीन एक गैस जो कि फल पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला फल की किस्म, तो विभिन्न प्रकार के फलों में पकने की दर अलग अलग होती है। ठीक है। अगला फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया, तो कुछ प्रक्रिया है भाई जिसको रिपेनिंग भी बोल सकते हैं भैया, रिपेनिंग बोला जाता है इसको, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया को। तो इसमें एथिलीन गैस का यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है और भी कुछ विधियाँ हैं, लेकिन मैं 2 ही लिया हूँ। तो एथिलीन गैस को फलों के आसपास छोड़कर इन्हें कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। कार्बाइड में कभी कभी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत्रिम रूप से पकाए हुए फल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ध्यान दें। तो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, कृत्रिम रूप से पके हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कटाई पूर्व कारक जो कि कटाई के बाद गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और पूरे यूट्यूब पे फेसबुक कहीं पर भी आप खोजेंगे ना, इतना आसान जितना मैं बताऊंगा कहीं मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए ही वीडियो इतना लेट हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत खोजा, उसके बाद भी नहीं मिला, फिर मैंने इसको अपने से लिखा है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लिया, मैं पहले ही बता दूँ, 3-4 पॉइंट सिर्फ बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फसल की कटाई के बाद उसकी गुणवत्ता को कई कारक प्रभावित करते हैं जो कि कटाई से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। इन कारकों को समझना फसल की गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ और बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद करता है। पहला प्रमुख कटाई पूर्व कारक, ठीक है, कटाई से पहले के वह कारक जो कि कटाई के बाद नुकसान पहुंचाते हैं फल को या प्रभावित करते हैं। तो पहला किस्म का चयन, आप पहले से ही ऐसी किस्म का चयन कर देंगे जिसकी सेल्फ लाइफ कम होती है या अधिक होती है, तो उससे हमारा जो है फसल कटाई के बाद नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला पकने की दर, तो अलग अलग किस्में अलग अलग दर से पकती हैं जिससे कटाई का समय प्रभावित होता है। ठीक है, अलग अलग किस्में हैं जो कि अलग अलग समय पर पकती है। कोई मान लीजिए आपने आम का किस्म लिया है, वह भैया तुड़ाई के 10 दिन बाद ही पक गया। कोई ऐसा किस्म लिया जो कि 15 दिन हो गया फिर भी नहीं पका, तो इसमें क्या हो गया कि आपने पहले तोड़ा था लेकिन उसके जो पकने की समय अवधि है उसमें परिवर्तन है। तो यह क्या हो गया, पहला कारक हो गया भाई, पहला फैक्टर हो गया कि पकने की दर। ठीक है, या किस्मों का चयन बोल सकते हैं। तो अलग अलग किस्में अलग अलग दर से पकती हैं जिससे कटाई का समय प्रभावित होता है। अगला सेल्फ लाइफ, तो कुछ किस्मों की सेल्फ लाइफ लंबी होती है, मतलब बड़ी होती है, और कुछ जिसमें कटाई के बाद भंडारण और परिवहन में मदद मिलती है, और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वह बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो वह भी प्रभावित होते हैं। कम सेल्फ लाइफ वाली जो फसल है उसको भाई कटाई करेंगे वो कुछ ही दिन बाद खराब हो जाएगी, और जो जिसकी सेल्फ लाइफ बड़ी है लंबे समय वाली है तो उसको कटाई कर देंगे फसल की, उसके कुछ दिन बाद तक वो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे भाई सेल्फ लाइफ की बात करें, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, आलू हो गया, इन सब की सेल्फ लाइफ थोड़ा अधिक होता है। अब आम हो गया, इसकी सेल्फ लाइफ कम है ना, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आम और सब्जी का एग्जांपल नहीं लेंगे, यहाँ पे वैरायटी का एग्जांपल लेंगे, किस्म का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अगला रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता, तो कुछ किस्में ऐसी हैं जिन जो कि रोग रोग प्रतिरोधी होती हैं, और कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि रोग के प्रति अनुकूल होती हैं। यदि रोग लग जाएगा तो पौधा जो है कटाई का फल जो है वह कटाई के बाद क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। फल और सब्जी दोनों की यहाँ पे बात है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिरोधी किस्में रोगों और कीटों को कम प्रभावित करती हैं जिससे गुणवत्ता बनी रहती है, और रोग जिसमें रोग लग जाएगा वह प्रभावित हो जाएगा। अगला है जलवायु परिस्थितियाँ, तो तापमान, अत्यधिक तापमान फलों और सब्जियों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब तापमान अधिक होता है वह फल और सब्जी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अगला वर्षा, अधिक वर्षा से फंगल रोग उत्पन्न हो सकते हैं और गुणवत्ता कम हो सकती है। अगला है सूर्य का प्रकाश, तो पर्याप्त सूर्य का प्रकाश फलों और सब्जियों के सही विकास के लिए आवश्यक होता है, जो रंग, स्वाद और पोषक तत्वों को भी
प्रभावित करता है। अगला कृषि पद्धतियाँ, कल्चरल प्रैक्टिसेस को बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ याद रखिएगा। सिंचाई, तो उचित सिंचाई नमी के स्तर को बनाए रखने और जल तनाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला उर्वरक, संतुलन उर्वरक फलों और सब्जियों के आकार, रंग और स्वाद को प्रभावित करते हुए पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है। संतुलित उर्वरक जो होता है फलों और सब्जियों के आकार, रंग और स्वाद को प्रभावित करते हुए पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला कीट और रोग प्रबंधन, तो प्रभावी कीट और रोग नियंत्रण उपाय नुकसान को कम करते हैं और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। ठीक है। अगला कटाई का समय, कटाई के समय भी भाई हार्वेस्ट के बाद नुकसान पहुंचाता है। परिपक्वता अवस्था, तो सही परिपक्वता अवस्था पर कटाई करना आवश्यक है। कम पकी या अधिक पकी फसल की गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि फल कम पकी हो और ऐसा भी नहीं कि फल अधिक पक जाए तब काटे उसको। ठीक है। अगला कटाई तकनीक, तो कोमल संचालन और उचित कटाई तकनीक फसलों को नुकसान पहुंचाने को कम करती है। इन कटाई में पूर्व कारकों पर ध्यान देकर किसान और उत्पादक अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, जिससे बाजार के मूल्य और उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ती है। भाई किसी चीज़ की आपको वैल्यू बढ़ाना है तो उसमें आप बस 3 चीज़ बढ़ा दीजिए। पहला सेल्फ लाइफ, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू। जब ये दोनों बढ़ा देंगे तो इसको इकोनॉमिक वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ाना है तो उसमें फिर 2 चीज़ को आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दीजिए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दीजिए। यदि आप ये 2 चीज़ बढ़ा देंगे तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक भाई। आगे देखते हैं भंडारण के दौरान फलों और सब्जियों में होने वाले जैविक परिवर्तन। ठीक है। भंडारण के बाद जो भंडारण जब होता है उसके दौरान होने वाली जो सब्जियों में जैविक परिवर्तन, उनके बारे में देखेंगे। तो भंडारण के दौरान सब फलों और सब्जियों में कई जैविक परिवर्तन होते हैं जो कि उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन परिवर्तनों को समझना उनके सेल्फ लाइफ बढ़ाने को और ख़राब होने को कम करने में मदद करता है। ठीक है। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रमुख जैविक परिवर्तन है श्वसन। तो फल और सब्जियां जीवित ऊतक होते हैं और वे श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला श्वसन के दौरान ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है। श्वसन के दौरान ऊर्जा का उपयोग होता है और ताप उत्पन्न होता है। उच्च श्वसन दर से फल जल्दी पकते हैं और ख़राब होते हैं। अगला परिपक्वता, देखिए क्वेश्चन क्या याद रखिएगा कि भंडारण के दौरान फल और सब्जी में होने वाला जो जैविक परिवर्तन है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे परिपक्वता, तो भंडारण के दौरान फल पकते रहते हैं। यह प्रक्रिया एथिलीन गैस द्वारा नियंत्रित होती है। अगला है पकने की प्रक्रिया में रंग, स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में परिवर्तन होता है। अगला है वाष्पोत्सर्जन, तो फलों और सब्जियों में पानी का वाष्पीकरण होता है जिससे उनका वजन कम होता है और वे सूख जाते हैं। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की दर तापमान, आर्द्रता और वायु वेग से प्रभावित होती है। अगला शीत क्षति, तो कुछ फल और सब्जियों को बहुत कम तापमान पर रखने से शीत क्षति हो सकती है। शीत क्षति के लक्षणों में पानीदारपन, रंग का परिवर्तन और खराब स्वाद शामिल होता है। अगला सूक्ष्मजीवों का विकास, यदि भंडारण की स्थिति उपयुक्त नहीं है तो फलों और सब्जियों पर सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, फफूंद विकसित हो सकते हैं। ठीक है। ये सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। अगला है एंजाइमेटिक परिवर्तन, तो फल और सब्जियों में कई एंजाइम होते हैं जो कि विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। यह एंजाइम रंग, स्वाद और बनावट में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यही क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान होने वाले जो परिवर्तन है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। ठीक है। हमने क्वेश्चन क्या देखा था भैया, क्वेश्चन देखा था कि भंडारण के दौरान फलों और सब्जियों में होने वाले जैविक परिवर्तन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि भंडारण के दौरान होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। तो पहला तापमान, पहला क्या भैया, तापमान। तो कम तापमान श्वसन और परिपक्वता की दर को धीमा कर देता है। ठीक है। आर्द्रता, उच्च आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अगला वायु संचार, तो अच्छी वायु संचार से एथिलीन गैस को हटाने में मदद मिलती है। अगला प्रकाश, तो प्रकाश कुछ फलों और सब्जियों को पकने के लिए प्रेरित करता है। अगला चोट, तो चोट लगने से सूक्ष्मजीवों के प्रवेश का मार्ग बन जाता है। ठीक है। तो यह इसके कुछ कारक थे। आगे देखेंगे भंडारण जीवन को बढ़ाने का उपाय। भंडारण जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं भैया, तो फल और सब्जियों को सही परिपक्वता अवस्था में काटना चाहिए, ज़्यादा पहले नहीं काटना चाहिए ना ज़्यादा बाद में। तापमान कम करके श्वसन और परिपक्वता की दर को धीमा किया जाना चाहिए। संशोधित वायुमंडल, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर श्वसन को कम किया जा सकता है। ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देंगे तो श्वसन नहीं होगा, श्वसन कम हो जाएगा तो भैया फल जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है। अगला कोटिंग,
तो फल और सब्जियों में मोम या खाद्य कोटिंग से लेपित करके वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अगला है विकिरण या रेडिएशन। तो कुछ फल और सब्जियों को विकिरण के द्वारा उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन क्या है। ठीक है, श्वसन क्या है और श्वसन क्या है और क्या है यार, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा था लेकिन मिल नहीं रहा है। श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, श्वसन क्या है, श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में श्वसन का महत्व। चलिए देख लेते हैं। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती हैं और ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती हैं और ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करती हैं। फलों और सब्जियों के मामले में श्वसन एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि कटाई के बाद भी जारी रहता है। ठीक है, फल एवं सब्जियों में जो श्वसन है ये एक निरंतर प्रक्रिया का मतलब ये कटाई के बाद भी जारी रहता है। यह प्रक्रिया फल और सब्जियों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बात भाई कि श्वसन होता क्या है। आगे देखते हैं श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो श्वसन दर को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है तापमान। तो तापमान बढ़ने से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। उच्च तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं और श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, जब तापमान बढ़ जाता है तो श्वसन दर जो होती है वह बढ़ जाती है और उच्च तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाते हैं और श्वसन प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। अगला है ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता से श्वसन दर बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध रहेगा तो श्वसन दर बढ़ जाएगी, इसलिए भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके श्वसन को धीमा किया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देंगे तो श्वसन कम हो जाएगा अपने आप, या तो सीधे ऑक्सीजन की मात्रा को ही चाहे जैसे कम करें। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता श्वसन को रोक सकता है। ठीक है, फलों और सब्जियों की परिपक्वता। तो पके हुए फल अपरिपक्व फलों की तुलना में अधिक तेजी से श्वसन करते हैं। जो पके हुए, जितना पका फल रहेगा भाई वो उतना तेजी से श्वसन करेगा। ठीक है, अगला है फलों और सब्जियों की प्रजाति। तो विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों की श्वसन दर अलग अलग होती है। अगला यांत्रिक क्षति। तो चोट या क्षतिग्रस्त ऊतक श्वसन दर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह तो था कारक। अब देखेंगे भैया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में श्वसन का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। श्वसन दर को कम करके हम फलों और सब्जियों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। श्वसन दर को कम करके निम्नलिखित लाभ होते हैं, जिसमें पहला गुणवत्ता में सुधार। तो कम श्वसन दर से फलों और सब्जियों का रंग, स्वाद और बनावट बेहतर रहता है, गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, कम श्वसन दर से फलों और सब्जियों का रंग, स्वाद और बेहतर बनावट रहता है। शेल्फ लाइफ में वृद्धि होती है। ठीक है, कम श्वसन दर से फलों और सब्जियों की लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। खराब होने को कम करना। तो कम श्वसन दर से फलों और सब्जियों को सड़न और अन्य खराब होने वाली प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला श्वसन दर को कम करने के तरीके। श्वसन दर को कम करने के लिए तापमान को कम कर देंगे। ठीक है, फलों और सब्जियों को ठंडे तापमान पर भंडारित करके श्वसन दर को कम किया जा सकता है। वायुमंडल को संशोधित करना। तो भंडारण स्थान में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा करके श्वसन दर को धीमा किया जा सकता है। अगला कोटिंग। तो फलों और सब्जियों को मोम या खाद्य कोटिंग से लेपित करके वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अगला है विकिरण। ठीक है, विकिरण, रेडिएशन बोल सकते हैं इसको। तो कुछ फल और सब्जियों को विकिरण के द्वारा उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है और श्वसन को कम किया जा सकता है। कुल मिला जुला कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष यह निकला कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो फल और सब्जियों को गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ को प्रभावित करती है। श्वसन दर को कम करके हम फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा और खाने योग्य बनाए रख सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में श्वसन दर को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्वसन दर को कंट्रोल करने के लिए श्वसन ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो भैया यही थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।